हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया कर रहे होंगे और अच्छा जो है अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने एक चैप्टर पढ़ा था चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। हमने एक ही वीडियो पढ़ी थी, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। तो अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इटली की बात करनी है। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इटली का रहेगा और इटालियन जो स्टेट्स हैं, वहाँ के जो राज्य हैं अलग अलग, उनके बारे में, वहाँ के शहरों के बारे में, सिटीज़ के बारे में हमने बातें करनी है। प्रेजेंटली देखा जाए तो बहुत सारे सिटीज़ हैं इटली में। जैसे फ्लोरेंस एक शहर है, वहाँ आपको मिलेगा। वेनिस नाम का एक शहर आपको मिलेगा। जेनोवा नाम का एक शहर आपको मिलेगा। पैडुआ आपको एक शहर मिलेगा। बोलोगना नाम का एक शहर आपको इटली में देखने को मिलेगा। मैंटुआ है, और मैंटुआ के साथ साथ आपको सिसाइली है। बहुत सारे शहर आपको इटली में आज की डेट में, और भी बहुत सारे शहर हैं जो आपको इटली में देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंटली इन शहरों का जो स्टेटस है, इसकी पास्ट की क्या हिस्ट्री है, पास्ट का क्या सिनेरियो है, जो हमने अब जानना है। तो देखिए क्या हुआ था, जैसे कि आपको याद रहेगा, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ा जैकब बुर्कहार्ट के बारे में। हिस्टोरियन थे, अपने अपने एस्पेक्ट्स को सामने लाते हैं, थॉट्स सामने लाते हैं हिस्टोरियन के, क्या होने चाहिए, क्या एक वर्क होना चाहिए। अपने टीचर से वो सहमत नहीं थे, लियोपोल्ड वॉन रैंक से, तो वो अपना ही अलग पर्सपेक्टिव देते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ की, कि कैसे जो ये इटली के शहर हैं कैसे ये रिवाइव करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि जो रोमन एम्पायर था, हमने जिक्र करा था रोमन एम्पायर का, बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत वास्ट वो स्ट्रेच तक फैला था, है ना। यूरोप का पार्ट था, जो फर्टाइल क्रेसेंट का पोर्शन है, अफ्रीका का पार्ट है। अफ्रीका में नॉर्थन अफ्रीका तक थोड़ा सहारा डेजर्ट तक फैला था अपने समय। जो भूमध्य सागर है, मेडिटरेनियन सी, उसको डोमिनेट करता था, वहाँ पे उसका दबदबा था। नॉर्थ की बात करूँ, नॉर्थन रोमन एम्पायर की, तो वहाँ पे धानुबे नदी है, रीने नदियाँ हैं, वहाँ तक फैला था। तो बहुत बड़ा मेसोपोटामिया का पार्ट थोड़ा था। तो बहुत बड़ा आपका रोमन एम्पायर फैला था, और इस रोमन एम्पायर में इटली भी आता था, इटली भी शुमार था, इटली भी शामिल था। तो इटली थोड़ा सा एक सेंटर था, कल्चरल सेंटर था उस समय, पॉलिटिकल एक सेंटर हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये रोमन एम्पायर फॉल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो इटली की कंडीशन होगी वो भी तो ख़राब होगी। तो इटली की कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। इटली में जो पॉप्स होते हैं वो उस समय अच्छे से रूल नहीं कर पाते, उनमें यूनिटी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं हमें इटली में इसका जो है कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलता है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अब क्या सडनली हो जाता है, जिससे कि इटली के शहर रिवाइव हो जाते हैं, दोबारा से पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब रोमन एम्पायर फॉल होता है तो पूरा जो यूरोप होता है, वहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेटस था उस समय अच्छा नहीं था। तो जो वेस्ट का यूरोप था, जो वेस्टर्न यूरोप था, अब वो कहीं ना कहीं यूनाइट हो रहा था, एक हो रहा था। कैसे? फ्यूडल बॉन्ड्स के ज़रिए ट्रीटीज़ हो रही थी, फ्यूडल बॉन्ड्स, फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट आ रहा था। और जो लैटिन चर्च है वो इस चीज़ को करने में बहुत हेल्प कर रहा था। अगर मैं ईस्टर्न यूरोप की बात करूं, तो ईस्ट का जो यूरोप था, बेसिकली वहाँ पे कौन आ गया था? बाइजेंटीन अम्पायर आ गया था। और हमने ये भी पढ़ा है कि इसके थोड़े ही समय के बाद, थोड़ा नहीं काफ़ी समय के बाद, फिर इस्लाम भी आ जाता है, अरब अपना छाप छोड़ता है, इस्लामिक अम्पायर भी आ जाता है बहुत समय बाद। तो इनिशियली क्या होता है, बाइजेंटीन और इस्लामिक जो स्टेट्स हैं इनके बीच ट्रेड होता है, व्यापार होता है। और ये जो व्यापार है इटली से होकर ही जाता था। इटली मतलब बीच में था, आप ये समझ सकते हो। तो इटली से होकर ही व्यापार हुआ करता था, जिससे कि इटली ने अपना एक अच्छा डोमिनेंस स्थापित करा। जाहिर सी बात है भाई, बाइजेंटीन और इस्लामिक का जो ट्रेड हो रहा है वो इटली से होकर जा रहा है। इटली की जो पोर्ट होंगे वो रिवाइव होंगे, उनका डोमिनेंस बढ़ेगा, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंस तो बढ़ती है, उसके साथ साथ मंगोल्स भी यूरोप के साथ व्यापार करती हैं, जिससे कि इटली के पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं। और थोड़ा बहुत रिवाइवल इस एस्पेक्ट से भी देखने को मिलता है। अब इटली के दो बड़े ही फेमस शहर हैं, एक फ्लोरेंस नाम का शहर है और एक वेनिस नाम का शहर है। ये जो शहर थे ये रिपब्लिक्स थे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये दोनों ही शहर फ्लोरेंस और वेनिस जो थे, रिपब्लिक थे। थोड़ा सा डेमोक्रेटिक वे में आप समझ सकते हैं।
यहाँ पे पॉप्स का उतना ज़्यादा दबदबा भी नहीं था और अपने सेंस में रिपब्लिक थे। बाकी जो ये शहर थे ये कोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी, बाकी जो शहर थे उनको कोर्ट्स के द्वारा, प्रिंसेस के द्वारा रूल करा जाता था, लेकिन ये कंडीशन फ्लोरेंस वेनिस में अप्लाई नहीं होती थी। और वेनिस के साथ साथ जेनोवा एक शहर है। वेनिस और जेनोवा की बात करूँ तो ये भी अपना क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्लर्जी का सेक्शन इतना डोमिनेंट नहीं था, लेमैन्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स भी उतना डोमिनेंट नहीं थे। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर भी भावना आ रही है चेंजेस लाने की। तो ये सब हमने इटली के शहरों का जिक्र करा, और जो बैंकर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब पॉलिटिकली जो है इटली उभर रहा है और अपना रिवाइवल कर रहा है। चलिए, ये तो हमने बात करी एक इनिशियली जो एस्पेक्ट पढ़ा हमने रिवाइवल का, कि कैसे ये स्टेट्स रिवाइव करते हैं और क्या चेंजेस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज़्म की। एक कल्चर आता है, एक संस्कृति वहाँ पे डेवलप होती है इटली में, जिसका नाम है ह्यूमैनिस्ट कल्चर, ह्यूमैनिस्टिक कल्चर। और एक कल्चर बहुत फैलता है, बहुत स्प्रेड होता है। तो हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमैनिज़्म की। ह्यूमैनिस्टिक कल्चर वहाँ पे आता है, ह्यूमैनिज़्म का कल्चर आता है। ये कल्चर है क्या, पहले तो हम इसका जिक्र करेंगे। तो अब देखिए क्या होने लगा, इटली में यूनिवर्सिटीज़ स्थापित होने लगी, विश्वविद्यालय वहाँ पे जो हैं स्थापित होने लगे। तो कहाँ पे इनिशियली कहाँ पे स्थापित हुआ, बोलोगना, ये एक स्टेट है इटली का, एक राज्य है, शहर है, बोलोगना और पैडुआ। इनिशियली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आई तो टॉपिक्स पढ़ाए गए। और बेसिकली क्या फेमस टॉपिक्स होते थे उस समय, अगर मैं इटली की बात करूँ, क्योंकि देखिए व्यापार बड़ा ही होता था, तो जो लॉयर बनना होता था वो बड़ा फेमस था, लोग लॉयर बनते थे। नोटरीज़ की काफ़ी डिमांड होने लगी। नोटरी क्या होता था, बेसिकली वो इंसान जो रिकॉर्ड कीपिंग करता है, जो सॉलिसिटर होता है। तो लॉयर की डिमांड थी, नोटरीज़ की डिमांड थी, इसलिए लॉ बड़ा ही फेमस सब्जेक्ट था स्टडी का। इटली में लॉ बड़ा लोग पढ़ते थे, बड़ा पसंद करते थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि लॉयर और नोटरीज़ की डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि इनके बगैर बड़े स्केल में, बड़े पैमाने में व्यापार नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ये डॉक्यूमेंट्स को पहले बनाते थे, कुछ एग्रीमेंट्स बनाते थे, जिसके बेसिस पे ही ट्रेड हुआ करता था। तो लॉ बड़ा ही फेमस सब्जेक्ट था उस समय, और लॉ के साथ साथ थियोलॉजी पढ़ाई जाती थी वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो ये उस समय का सिनेरियो। तो अब क्या होता है, पेट्रार्च नाम के एक इंसान आते हैं, पेट्रार्च, और पेट्रार्च एक बदलाव लाते हैं। पेट्रार्च कहते हैं कि जो एंटिक्विटी है, जो हमारी पुरानी धरोहर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम रोम और ग्रीक के एक्चुअल वर्ड्स को पढ़ेंगे। क्योंकि हमने बात करी इटली में रोमन इन्फ्लुएंस था, तो ग्रीकिश इन्फ्लुएंस तो होना ही था। ग्रीक था, रोम का इन्फ्लुएंस था, रोमन एम्पायर था पूरा। तो क्या था, पेट्रार्च ये कहते हैं कि जो ये हमारी पुरानी धरोहर है, जो रोमन एम्पायर का जो हमारी धरोहर है, इसे हमें समझना चाहिए, और हम तभी समझ पाएंगे जब हम एक्चुअल जो शब्द थे रोमन एम्पायर के, उस समय के लोगों के, जब हम उन्हें पढ़ेंगे, और ऐसे करके ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा जो कल्चर आ रहा था, ह्यूमैनिस्टिक कल्चर था, ह्यूमैनिस्ट का कल्चर आने लगा। क्योंकि पहले मेडिवल जब पीरियड था, ये जो पीरियड हम जिक्र कर रहे हैं, ये एक मॉडर्न पीरियड है, मॉडर्न एज का जिक्र कर रहे हैं। इंसान की जो विचारधारा है बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि जो मेडिवल पीरियड था, इससे पहले का जो समय था, उसमें चर्च इंसान की मानसिकता को बिल्कुल कंट्रोल करके रखता था। जैसा चर्च बोलेगा वैसा इंसान करेगा। उसकी खुद की समझ नहीं थी, खुद से कोई निर्णय नहीं ले पाता था, जाएगा तो चर्च के पास जाएगा, जैसा चर्च बोलेगा वैसा ही कार्य करेगा। तो पूरा चर्च का डोमिनेंस था। लेकिन अब लोग इस समय में आके समझने लगे हैं कि जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर खुद की एक अच्छी समझ है, वो कुछ कर सकते हैं, समाज में कोई चेंजेस ला सकते हैं। तो खुद की अंडरस्टैंडिंग पे, खुद के पर्सपेक्टिव्स पे लोगों को ट्रस्ट होने लगा। तो पेट्रार्च लाते हैं कि हमें पुरानी धरोहर को समझना चाहिए, एक्चुअल वर्ड्स पढ़ने चाहिए, और ऐसे ऐसे करके ह्यूमैनिस्टिक कल्चर डेवलप होने लगा। तो अब लॉ के अलावा और भी सब्जेक्ट्स आने लगे, जैसे कुछ फेमस सब्जेक्ट थे, मेडिसिन में पढ़ा जाने लगा, फिलॉसफी,
पढ़ाई जाने लगी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे, लिटरेचर पढ़ाया जाने लगा, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगी। और जो मास्टर्स इन्हें पढ़ाते थे उन्हें क्या बोलते थे? ह्यूमैनिस्ट बोलते थे। जो टीचर्स ये लेक्चर्स दिया करते थे, पढ़ाया करते थे, उन टीचर्स को ह्यूमैनिस्ट के नाम से उस समय बोला जाता था। अच्छा, ये ह्यूमैनिस्ट क्या है? एक्चुअली एक ह्यूमैनिटीज़ शब्द है, ह्यूमैनिटास से निकल के आया है। ह्यूमैनिटास एक शब्द था। इस ह्यूमैनिटास शब्द को जूलियस सीजर आपने सुना होगा, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पहली शताब्दी की बात होगी शायद। तो जूलियस सीजर के समय के एक इंसान थे, एक ईसाइस्ट थे, जिनका नाम था सिसरो। तो सिसरो ये शब्द ह्यूमैनिटास देते हैं और इसी ह्यूमैनिटास के शब्द से ह्यूमैनिटीज़ शब्द आया है, तो ह्यूमैनिस्टिक कल्चर फैला था। तो ये सब चीज़ें होने लगी और यूनिवर्सिटीज़ आया, ह्यूमैनिज़्म आया। और फ्लोरेंस का भी इसमें हम जिक्र करेंगे। फ्लोरेंस एक्चुअली पेट्रार्च का ही होम टाउन था। पेट्रार्च जो ही हम बात कर रहे हैं, इन्हीं का खुद का घर, होम टाउन अगर कहें, वो फ्लोरेंस शहर में था। तो फ्लोरेंस की अगर मैं बात करूं, जो फ्लोरेंस हमारा शहर है इटली का, अगर मैं इसकी बात करूं तो इनिशियली ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं थे। 11-12वीं शताब्दी तक ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद से यहाँ पे भी क्या होने लगा? यूनिवर्सिटीज़ आने लगी और ये जो शहर है आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के नाम से जाना जाने लगा। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के नाम से आप समझ सकते हैं कि आर्ट जो कल्चर है कैसे फैल रहा है। बेसिकली फ्लोरेंस में दो लोग थे, एक तो थे जियोटो और एक थे डांटे एलिग्री। तो इन दोनों लोगों से बड़ा ही फेमस होता है फ्लोरेंस। डांटे एलिग्री क्या करते थे? ये रिलीजियस थीम्स पे लिखा करते थे, जो धार्मिक विषय होते हैं उस पर काफ़ी अच्छा लिखा करते थे, लेमैन थे। और जियोटो क्या करते थे? ये लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाया करते, बहुत अच्छी चित्रकारिता करा करते थे और बहुत अच्छे चित्र बनाया करते थे। तो बेसिकली इन दोनों पर्सनालिटीज़ से फ्लोरेंस काफ़ी डेवलप होता है और इसको आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की संज्ञा दे दी गई। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का शहर ये उभर के आता है। तो फ्लोरेंस इस समय बहुत ही डेवलप होता है। अच्छा, एक पर्सन है जिनका नाम है जियोवानी पिको डेला मिराकोंडा। बहुत बड़ा नाम है, ये एक इंसान का नाम है। ये क्या करते हैं? अपना एक मैन्युस्क्रिप्ट कहो, एक बुक लिखते हैं ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। इनकी किताब आती है ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नाम से, जो अराउंड 1486 या 96 के आसपास, आप चेक कर लेना। तो ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन जियोवानी पिको डेला मिराकोंडा अपनी किताब छापते हैं और इसमें ये डिबेट जो है, डिबेट की कला जो है, उसकी महत्ता का गुणगान करते हैं। डिबेट होना बड़ा ही ज़रूरी है, ये ऐसा इनका मानना है। जैसे अगर हमें अपनी बॉडी को फिट रखना है, जैसे हम जिम्नास्टिक्स करते हैं, अपनी बॉडी फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वैसे अगर सत्य के ज्ञान को आपने ढंग से अर्जित करना है तो आपको डिबेट करनी पड़ेगी। डिबेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक रेसलिंग प्लेस ही है लेटर्स का, बस यहाँ अक्षरों का रेसलिंग चल रहा है। तो ऐसा इनका मानना था जियोवानी पिको डेला मिराकोंडा का, और ये अपना थॉट जो है आगे लाते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा एक इंटरव्यू, एक इंटरस्क्रिप्ट देखी, स्टार्टिंग का पोर्शन समझा, और अब हम थोड़ा सा आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि इटली कैसे डेवलप हो रहा है। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटीज़ की सब्जेक्ट्स भी स्कूल्स में आने लगे। लेकिन एक बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल में केवल लड़के ही जाया करते थे, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं होता था। वो गलत है थोड़ा। बाद में आएंगे रिफॉर्म्स, महिलाओं का भी हम चर्चा करेंगे जो इटली में होता है। तो ये हमने इनिशियल फेज देखा। अब हम बात करेंगे हिस्टोरियंस की क्या विचारधारा थी, जो इतिहासकार थे उनकी क्या विचारधारा थी। हिस्टोरियंस नहीं, जो ह्यूमैनिस्ट लोग थे, जो इस ह्यूमैनिस्टिक कल्चर को फॉलो करा करते थे, इनका क्या व्यू था इतिहास को लेके, हिस्ट्री को लेके इनका क्या व्यू था। दरअसल इन ह्यूमैनिस्ट कल्चर को माना करते थे, जो ह्यूमैनिस्ट के लोग थे, इनका ऐसा मानना था कि जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, जब रोमन एम्पायर गिरा, तो एक काला एज, डार्क एज स्थापित हो गया। कोई विकास नहीं हुआ और उस मेडिवियल पीरियड में जो है केवल डार्कनेस ही डार्कनेस थी, केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा इनका मानना था कि रोमन एम्पायर के बाद से एक डार्क एज हमारे इटली में, हमारे यूरोप में जो है स्टार्ट हो गया था, मिडिल एजेस में।
जो कि 11वीं या आप ये कहो कि 14वीं शताब्दी तक चला। और अब जो ये समय आ रहा है 14वीं शताब्दी के बाद से जो ये समय आ रहा है, ये एक न्यू एज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं मॉडर्न एज। तो ऐसा इनका मानना था। उस समय बहुत सारे इतिहासकार बात इनके मान लिया करते थे, ठीक है डार्क एज रहा होगा, लेकिन आप खुद सोचिए क्या किसी शताब्दी के समय को डार्क एज कहना सही होगा? मतलब उस समय कोई विकास ही नहीं हुआ होगा। यूरोप की बात अलग है, हम एशिया का जिक्र करें, अमेरिका का जिक्र करें, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो फोकस हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा। तो बाद में जब रिसर्चेस करी गई तो ये देखा गया और क्वेश्चनिंग भी करी गई कि गलत इनका व्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम अनजस्टिस करेंगे या किसी के साथ भी अगर हम किसी भी पीरियड को डार्क एज कहें, क्योंकि उस समय भी कोई विकास हुए होंगे। तो लेकिन इनका व्यू कुछ ऐसा था। अब हम बात करेंगे साइंस और फिलॉसफी में क्या कंट्रीब्यूशन था। देखिए, अगर मैं रोमन और ग्रीक की नॉलेज का बात करूं, रोम और ग्रीक का जो ज्ञान था, रोमन और ग्रीक की जो नॉलेज थी बेसिकली मॉन्क्स पे हुआ करती थी, संत समुदाय के लोगों पे, क्लर्जी के लोगों पे ज़्यादा हुआ करती थी। और इन्होंने ये ज्ञान कॉमन पीपल को नहीं दिया और ट्रांसमिट भी नहीं हुआ। रोमन और ग्रीक का जो ज्ञान था लोगों पे ज़्यादा नहीं पहुंच पाया। तो अब क्या हुआ, अरब से बेसिकली क्या हुए, ट्रांसलेटर्स आते हैं जो क्या करते हैं, इस ग्रीक में जो लिखा गया कार्य था, जो रोमन अंपायर के टाइम पे जो काम हुए उसको वो ट्रांसलेट करते हैं। जो ग्रीक भाषा है उसे वो अरब में जो है ट्रांसलेट करते हैं और तब उस ज्ञान को समझा जाता है। अगर मैं उन अरब के ट्रांसलेटर्स की बात करूं जो मुस्लिम राइटर्स थे, बेसिकली एक थे इब्न सिन्ना नाम के, इब्न सिन्ना ये इनका नाम है। और ये क्या थे, एक अरब के फिजिशियन भी थे, एक फिजिशियन थे, उसके साथ साथ ये एक फिलोसफर थे, दार्शनिक भी अच्छे थे। और बुखारा के ये बिलोंग करते थे, बुखारा के थे। और एक थे अल राजी नाम के इंसान, अल राजी। अब ये अल राजी कौन थे, ये ऑथर थे, किस चीज़ के ऑथर थे, मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया के। इन्होंने मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखी थी। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छा ज्ञान था उनके पास। और एक थे इब्न रुशद, इब्न रुशद नाम के भी एक इंसान थे, ये भी एक फ़िलासफ़र थे, स्पेन के फ़िलासफ़र थे, स्पेन के दार्शनिक थे। तो इब्न रुशद क्या करते हैं, बेसिकली जो धार्मिक ज्ञान है, जो रिलीजियस नॉलेज है और जो दार्शनिक ज्ञान है, जो फिलोसफिकल नॉलेज है, इसके बीच के टेंशन को ये रिजॉल्व करते हैं। जो डिफरेंसेस है वो बताते हैं कि दर्शन अलग है, धर्म से दर्शन बिल्कुल अलग है, लोग इसको एक ना समझें। तो कहीं ना कहीं जो टेंशन था, जो ये विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट था, इसको ये सॉल्व करते हैं। और बाद में जो क्रिश्चियन थिंकर आगे आते हैं, ईसाई धर्म के जो थिंकर्स बाद में जो आगे आते हैं, वो इन्हीं का मेथड अपनाते हैं, इब्न रुशद का। आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी पर्सनैलिटी को बिलोंग करते थे। तो बेसिकली क्या हुआ, ट्रांसलेशंस करे गए। जैसे अरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, प्लेटो आपने नाम सुना होगा। इनके जो कार्य थे, दर्शन के कार्य थे, बहुत सारे जो कार्य थे फिलॉसफी के, उसको ट्रांसलेट करा गया। मेडिकल नॉलेज को भी थोड़ा ट्रांसलेट करा गया और बहुत सारी चीज़ें होने लगी। ट्रांसलेशंस हुआ और यूरोपियंस ने इसको समझा और फर्दर बाकी यूरोपियंस को एक ज्ञान जो है दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशंस करा जा रहा है ना। तो ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं इटली में हो रही है, इसकी में हो रही है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो बड़ा ही थोड़ा सा रोचक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने का भी है। एक्चुअली क्या होता है, इटली जो विकसित हो रहा था, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से जो है विकसित हो रहा हो। अब लोगों के अंदर ये धारणा आने लगी कि केवल धार्मिक ज्ञान रखने से हम विकास नहीं कर पाएंगे। धर्म का ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ विज्ञान का ज्ञान हो, साइंस जो है, फिलॉसफी का ज्ञान हो और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो नॉलेज के पर्सपेक्टिव के अलावा अब आर्ट में भी इटली में कार्य होने लगे, आर्टिस्टिक वर्क्स होने लगे, रियलिज्म आने लगा। अब क्या हुआ, अगर मैं स्कल्पटर्स की बात करूं, जो स्कल्पटर्स थे, जो है ना, जो मूर्तियां, स्टैचूज बनाया करते थे, अगर मैं उन स्कल्पचर्स की बात करूं,
तो इन स्कल्पचर्स को बहुत ज़्यादा धरोहर मिली है रोमन साम्राज्य से। बहुत सारे ग्रीक और रोमन के स्टैचूज़ इन्हें मिले हैं, और जब उन्होंने इन रोमन और ग्रीक जो पता नहीं कितने पहले बने होंगे, जब उनको तराशा, उनको देखा, बिल्कुल हैरान हो गए। इतने अच्छे से उसे कटिंग करी गई थी, इतना अच्छा उसमें डिज़ाइनिंग करा गया था कि ये इसी ट्रेडिशन को, इसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो स्कल्पचर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इनको मिला रोमन साम्राज्य से। रोमन जो एम्पायर था, ग्रीक के जो स्टैचूज़ थे, बहुत ज़्यादा इन्हें मिला आर्कियोलॉजी के द्वारा। आर्कियोलॉजी भी उस समय ही आई थी, इसी टाइम पीरियड के पैरेलल ही आर्कियोलॉजी आई थी। उससे पहले आर्कियोलॉजी कुछ नहीं थी। जो खुदाइयाँ होती हैं उसी समय आया था, एक नया स्किल था उस समय। तो इनके लिए तो काफ़ी कुछ था सीखने के लिए और अपने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए। अब इन्हीं स्कल्पटर में एक बहुत फेमस स्कल्पटर होते हैं डोनाटेलो नाम के। डोनाटेलो। तो डोनाटेलो क्या करते हैं, आई थिंक 1416 में, 1416 में डोनाटेलो बहुत अच्छा एक अपना वर्क करते हैं और एक स्टैचू बनाते हैं और बहुत फेमस, बहुत फेम, बहुत पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। ऐसे ही ड्यूरर नाम के एक इंसान थे वहाँ। ड्यूरर क्या करते हैं, प्रेइंग हैंड्स को बनाते हैं, मतलब हाथ जोड़े हुए हैं। बहुत अच्छा ये स्टैचू बनाते हैं जो बहुत फेमस होता है। और जब ये स्टैचूज़ बनाया करते थे, जैसे इंसानों का स्टैचू बनाना है, तो इनको साइंटिस्ट लोग बड़ी हेल्प करते थे। जैसे अगर हड्डियों का एक स्टैचू बनाना है तो हड्डियाँ कैसी है, उस हड्डी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये साइंटिस्ट इसको ज्ञान दिया करते थे। तो वो क्या करते थे, लैब्स जाया करते थे। ये स्कल्पटर जो थे लैब्स में जाया करते थे और बोन्स की स्टडी करते थे। साइंटिस्ट हेल्प करते थे इनके, और फिर वो अपना क्या करते थे, स्टैचू बनाया करते थे। तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट उस समय के हुए हैं जिनका नाम है एंड्रियस वेसालियस। ये नाम देखिए, आपने ध्यान रखना है। एंड्रियस वेसालियस एक इंसान थे, और ये जो इंसान थे, ये क्या करते हैं, पहली बार पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ये पहले इंसान थे जो ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, इंसानी शरीर को डाइसेक्ट करते हैं, फाड़ते हैं, है ना। तो ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, ये डाइसेक्ट करते हैं। पहले इंसान थे एंड्रियस वेसालियस, इटली के ही थे शायद, ये ध्यान आपने नाम रखना है। पहले इंसान जो ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करते हैं, और यहीं से जो आज आप फिजियोलॉजी देखते हैं, इतना फेम हासिल करा है, बहुत पॉपुलर जो हमारी फिजियोलॉजी हुई है, तो यहीं से जो है मॉडर्न फिजियोलॉजी भी स्टार्ट हो जाती है। यहीं से मॉडर्न जो फिजियोलॉजी है वो आरंभ हो जाती है एंड्रियस वेसालियस के समय से। तो ये तो हमने देखा स्कल्पटर्स के बारे में। अब अगर मैं पेंटर्स की बात करूं तो देखिए, जैसे स्कल्पटर के पास रोमन एम्पायर से, ग्रीक के काफ़ी स्टैचू थे, है ना, आर्कियोलॉजी से बहुत सारे इनको स्टैचूज़ मिले। ऐसा पेंटर को कुछ नहीं मिला, उन्हें ज़्यादा पेंटिंग नहीं मिल पाए। तो रोमन एम्पायर की ज़्यादा पेंटिंग्स उन्हें मिल ही नहीं पाई। जितना धरोहर स्कल्पटर्स को मिला, उतना एक्सकवीशन से पेंटर्स को कुछ नहीं मिला। तो वो कैसे अपनी पेंटिंग कर पाते। तो पेंटर्स क्या करते थे, अपने खुद के इनोवेशन को लाते थे। तो वो भी जैसे स्कल्पटर बिल्कुल रियलिस्टिक बनाते थे, ऐसा लगता था कि सच में मूर्ति खड़ी है, इंसान कोई खड़ा है मूर्तियों से, ऐसा लगता था। तो पेंटर्स भी अपने चित्रकलाओं से एक रियलिज्म बनाना चाहते थे, मतलब पेंटिंग को देख के बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई सच में वो इंसान है, रियलिस्टिक चीज़ें लाना चाहते थे। तो पेंटर्स में क्या था, ये कैसे अपनी पेंटिंग को अब इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि स्कल्पटर के पास तो बहुत सारे अवशेष मिले उन्हें, स्टैचूज़ बहुत सारे मिले रोमन एम्पायर के टाइम के, लेकिन पेंटर्स को ज़्यादा नहीं मिल पाई रोमन एम्पायर के समय की। तो वो क्या करते अब, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत चीज़ें नोटिस करी। जैसे जो ज्योमेट्री का ज्ञान है, जो मैथमेटिक्स का ज्ञान है, इनको पता चला कि इन सब चीज़ों के ज्ञान से, फिजिक्स का अगर थोड़ा ज्ञान होगा तो पेंटिंग अच्छी इन्फ्लुएंस हो रही थी, पेंटिंग अच्छी हो रही थी। ज्योमेट्री परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है या कैसा करना है, तो अच्छा ज्ञान इससे इनको लगा, और इससे इन सब चीज़ों के ज्ञान से इनकी पेंटिंग अच्छी हो पाई। प्लस इन्होंने क्या करा, ऑयल का यूज़ करा अपनी पेंटिंग पे, जिससे क्या हुआ, पेंटिंग के जो कलर्स थे और खिल के आने लगे। उन्होंने देखा कि लाइट्स की अगर क्वालिटी बदली जाए, लाइट्स की अगर क्वालिटी को चेंज करा जाए, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पेंटिंग है वो और अच्छी से फ्लरिश हो रही है और अच्छे से दिख रही है। तो इन्हीं पेंटर्स में जो फेमस पेंटर हुए इटली के, जिनका नाम था लियोनार्डो दा विंसी, आपने नाम सुना होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
लियोनार्डो दा विंसी नाम के एक पेंटर थे जो बड़े फेमस होते हैं इस रेनासेंस के समय के। रेनासेंस आपको नाम याद है, पहली वीडियो में डिस्कस करा था। रिबर्थ हो रहा है ना, नई चीज़ पुनर्जीवित हो रही है। तो लियोनार्डो दा विंसी बहुत फेमस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी पेंटिंग करते हैं मोनालिसा, और ये इतनी फेमस होती है कि आज भी देख लीजिए लोग कहाँ कहाँ से इनकी पेंटिंग को देखने आते हैं। प्लस मोनालिसा के बाद द लास्ट सपर नाम की पेंटिंग भी इन्होंने बनाई। और अगर मैं इनके चरित्र का गुणगान करूं, इनकी इंटरेस्ट बड़े ही वाइड रेंजिंग थे। इनको बॉटनी पे इंटरेस्ट था, एनाटॉमी अच्छी लगती थी, पेंटिंग देख लीजिए कितना वेरिएशन इनके इंटरेस्ट में, मैथ्स इन्हें पसंद थी, ज्योमेट्री अच्छी लगती थी। तो इतना वाइड रेंजिंग इनका इंटरेस्ट था। और केवल पेंटिंग पे इन्होंने वर्क नहीं करा, पेंटिंग के साथ साथ इनके एक और ख्वाहिश थी, एक और इच्छा थी। ये चाहते थे कि इंसान जो है उड़ सके, क्या कर सके, ह्यूमन जो है फ्लाई कर सके। तो इन्होंने सालों बिता दिए केवल चिड़िया को देखने में, रोज बर्ड्स देखा करते थे और ये ऑब्जर्व करा करते थे कि भाई ये चिड़िया उड़ रही है तो कैसे उड़ रही है। और इतने सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने फाइनली क्या कर दिया, एक फ्लाइंग मशीन का निर्माण कर दिया। मतलब निर्माण नहीं करा, एक मॉडल बना दिया, अपना एक मॉडल दे दिया। तो इन्होंने अपने नाम को भी अजाइन कर दिया कि ये जो लियोनार्डो दा विंसी हैं ये क्या हैं, डिसाइपल हैं एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि इन्हें एक्सपेरिमेंट करना बड़ा ही पसंद था। और लियोनार्डो दा विंसी इन सब चीज़ों के बाद बहुत फेमस हुए, आज भी हम देख पा रहे हैं। अब अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, हमने मूर्तियां देखी, मूर्ति कला जो थी, चित्रकला का गुणगान करा। तो अब बिल्डिंग्स कैसी बना करती थी, क्योंकि इटली जो है बिल्डिंग्स के लिए बड़ा ही फेमस है। हम सबको पता है, आज भी आप अगर इटली में जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स जो बहुत इमेंस इम्पॉर्टेंस रखती है उसका हमें देखने को मिलेगा। और लोग अलग अलग देशों से इटली में केवल उन बिल्डिंग्स को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि परफेक्शन बड़ा अच्छा था उनके हाथों में। तो थोड़ा सा हम आर्किटेक्चर की भी बात कर लेते हैं और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक देख लेंगे प्रिंटिंग का, देन बाद में हम बाकी टॉपिक्स को जो है पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर की बात करूं अगर, तो आर्किटेक्चर में भी इन्हें मिला रोमन और ग्रीक की स्टाइल को इन्होंने फॉलो करा। तो आर्किटेक्चर जो होता था बेसिकली क्या था, रोमन और ग्रीक की स्टाइल में ही होता था। जैसे पुराना स्टाइल था वही वो फॉलो करना चाहते थे, और इस स्टाइल को क्लासिकल स्टाइल बोला गया। तो क्लासिकली आर्किटेक्चर होने लगा, बनने लगा, और उनके आर्किटेक्चर में जो पेंटर्स होते थे, जो स्कल्प्टर होते थे, वो भी अपना कार्य करके उसको अच्छे से डेकोरेट करा करते थे। क्योंकि क्या था, 1378 से इटली में क्या था, दो राइवल पॉप्स थे, एक दूसरे के खिलाफ वो पॉप्स थे, उनके बीच की जो ये राइवलरी थी वो ख़त्म हो जाती है, इनके बीच का जो झगड़ा होता है वो ख़त्म हो जाता है। और 1417 से कहीं ना कहीं ये जो पॉप हैं अब थोड़े से पॉलिटिकली, राजनीतिकली स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर मैं राजनीतिक उससे देखूं तो पॉप्स 1417 से 1417 से स्ट्रांग हो जाते हैं, पॉलिटिकली एक स्ट्रांग फिगर बन जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो ये पॉप्स होते थे, जो ये वेल्दी पर्सन्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, ये क्लासिकल स्टाइल को ही क्या करते थे, प्रमोट करते थे। अपने आर्किटेक्ट्स को कहते थे कि आपने क्लासिकल स्टाइल ही फॉलो करना है, और कोई स्टाइल हमें नहीं चाहिए, करोगे तो क्लासिकल स्टाइल करोगे। तो रोमन और ग्रीक स्टाइल ही फॉलो करा करते थे, और ऐसे करके आर्किटेक्चर आगे फैला। लेकिन जैसे स्कल्प्टर में हमने बात करी थी डोनाटेलो साहब की, पेंटर्स में हमने बात करी लियोनार्डो दा विंसी की, एंड्रियस वेसालियस की चर्चा करी, तो आर्किटेक्चर की फील्ड में देखा जाए तो कुछ इंसान तो ऐसे थे जो पेंटर भी थे, स्कल्प्टर भी थे और आर्किटेक्ट भी थे, हर चीज़ में बराबर स्किल्स रखा करते थे। और एक बहुत फेमस इंसान हुए जिनका नाम था माइकलएंजेलो बुर्नारोटी, माइकलएंजेलो बुर्नारोटी, ऐसा इनका नाम था। और ये क्या करते हैं, ये सिस्टीन चैपल को डिज़ाइन करते हैं। सिस्टीन चैपल एक पॉप के लिए ये डिज़ाइन करते हैं, सीलिंग पे सिस्टीन चैपल बनाते हैं, और एक एसटी पीटर्स चर्च भी बनाते हैं। पियाटा नाम की एक अपना स्कल्प्टर भी डिज़ाइन करते हैं।
ये सब चीज़ें ये माइकलैंजेलो साहब कहाँ पे बनाते हैं? रोम में ही बनाते हैं। तो देख लीजिए, माइकलैंजेलो बुनोरटी कितने फेमस पर्सनैलिटी थे। एक और पर्सनैलिटी थे जिनका नाम था फिलिपो ब्रूनोलेस्की। तो जो फिलिपो ब्रूनोलेस्की थे, ये क्या करते हैं? फिलिपो ब्रूनोलेस्की द ड्यूमो बनाते हैं। ड्यूमो एक इनका वर्क होता है। कहाँ पे होता है? फ्लोरेंस में बनाते हैं। याद आ रहा है फ्लोरेंस, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का शहर, जो कि पेट्रार्च का होम टाउन था। तो द ड्यूमो ये अपना वर्क करते हैं और ऐसे करके आर्किटेक्चर का फील्ड भी प्रॉस्पर होता है। तो आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर आप ले लीजिए, पेंटिंग आप ले लीजिए, स्कल्पचर्स आप ले लीजिए, इटली हर स्पीड से डेवलप हो रहा है। लोग सीख रहे हैं कि केवल धार्मिक ज्ञान से नहीं होगी बात, अब उन्हें आगे जो है सक्सेस के लिए जाना है, आगे अपने स्टेप्स करने हैं और फाइनली अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, प्रिंटिंग। जो छपाई होती है वो भी आरंभ हो जाती है इटली में। तो प्रिंटिंग की बात करते हैं जरा। एक्चुअली जो यूरोपियंस थे वो प्रिंटिंग के लिए अपने पूर्वजों पे नहीं थे आभारी। जो आभार वो प्रकट करते थे बेसिकली चाइनीज़ लोगों के लिए करा करते थे, क्योंकि चाइना से ये प्रिंटिंग जो है यूरोप में आती है। तो चाइनीज़ जो लोग थे, खासकर अगर मैं मंगोल्स की बात करूं, क्योंकि मंगोलियन जो कोर्ट हुआ करता था वहाँ पे प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी थी। तो जब यूरोपियन ट्रेडर्स जाया करते थे, यूरोप से लोग वहाँ जाते थे, है ना, कॉन्टैक्ट स्थापित करने, बात करने, तो वो देखा करते थे कि कैसे मंगोल में ये प्रिंटिंग चल रहा है। तो उसी सेंस में ऑब्जर्व करते करते फाइनली जो है प्रिंटिंग यूरोप में चाइना के द्वारा भी आ गई, उनके इन्फ्लुएंस से आ गई। तो क्या होता है 1455 में, 1455 में जोहानस गुटनबर्ग, आपने नाम सुना होगा। जोहानस गुटनबर्ग नाम के एक इंसान होते हैं जो 1455 में अपनी वर्कशॉप में पहला प्रिंटिंग प्रेस निर्माण करते हैं। और ये क्या करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस तो डेवलप कर ही देते हैं, प्लस अपने वर्कशॉप में 150 कॉपीज़ भी निकाल देते हैं, छाप देते हैं। किसकी? बाइबल की। पहले अगर कोई मॉन्क, जो पादरी होता था, अगर वो लिखने बैठे तो जितना समय इन 150 कॉपियों को निकालने में लगा, उतने ही समय में अगर हाथ से बाइबल को लिखने बैठते तो एक ही बाइबल पूरी हो पाती थी। और यहाँ देख लीजिए उतने ही समय में 150 कॉपियाँ बाइबल की आ गई। तो प्रिंटिंग में देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपको पेंटिंग देखनी है, आपको बिल्डिंग्स देखनी है, तो आपको दूसरे देशों से इटली में आना पड़ेगा। लेकिन अक्षरों में ऐसा थोड़ा है, प्रिंटिंग अक्षर हैं वो तो फैल सकते हैं ना, किताबें दूसरे देशों में जा सकती है। तो और देश भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे थे, लोगों को बाइबल का एक सही अर्थ सामने आया लोगों के सामने, और बाइबल का एक सच्चा ज्ञान उन्हें मिला। तो 150 कॉपियाँ बाइबल की छाप दी। तो जो अब स्टूडेंट्स थे इटली के, अब उनको केवल लेक्चर के नोट्स पे आधारित नहीं होना पड़ता था, बुक परचेज कर सकते थे और ग्रीक लैटिन के जो भी कार्य थे लोग पढ़ने लगे और रीडिंग करने लगे। इससे क्या हुआ, एक रीडिंग हैबिट भी लोगों के अंदर डेवलप हो गई। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखिए आज भी हम देख पाते हैं कि प्रिंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। बिना प्रिंटिंग के तो शायद ऑफिशियल काम भी नहीं हो पाते हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का सिस्टम आता है और लोग बाइबल का एक सच्चा ज्ञान जो है जान पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिश्चियनिटी में जो अब बदलाव होते हैं, जो धर्म समुदाय है, जो क्रिश्चियन धर्म है, वहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहता है। बहुत फेमस वुमेन्स आती हैं, इज़ाबेला दी एस्टे नाम की एक महिला है, मंटुआ की होती है, कैसेंड्रा फेडरल नाम की एक महिला होती है, और मार्टिन लूथर कौन थे, एनाबैप्टिस्ट कौन थे, ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।